क्या आपको पता है दूर किसी गैलेक्सी या स्टार से आता हुआ लाइट जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो स्ट्रेच्ड हो जाता है और स्ट्रेच्ड होके उसका वेव लेंथ बढ़ जाता है। इसे रेड शिफ्ट कहा जाता है। ऐसा होता है डॉपलर इफेक्ट के कारण। हमें पता है कि अगर व्हाइट लाइट को हम एक प्रिज्म से पार करें तो हमें अपोजिट साइड में यहाँ पर डिस्पर्शन दिखता है। मतलब ये व्हाइट लाइट जिन कलर्स से कंस्टिट्यूएंट कलर्स से बना हुआ है उन कलर्स में ये स्प्लिट कर जाता है। सबसे ऊपर होता है वो सारे कलर्स जिसका वेवलेंथ ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा वेवलेंथ वाले लाइट का डेविएशन कम होता है इसीलिए ये ऊपर की तरफ रहता है। और जो कम वेवलेंथ वाला जो लाइट है जैसे कि ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये सब नीचे रहता है क्योंकि उसमें डेविएशन ज्यादा होता है। ये हमने प्रिज्म वाले टॉपिक में देखा था। तो यहाँ पर देखें जो रेड कलर का लाइट वेव होता है उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, उससे कम होता है ऑरेंज का, उससे कम होता है येलो का, उससे कम ग्रीन, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर वायलेट। वैसे ये जो वाइट लाइट है ये सिर्फ इन्हीं कलर के लाइट से नहीं बना हुआ है, और भी अलग अलग तरह के वेवलेंथ का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसमें रहता है, लेकिन वो हम देख नहीं पाते हैं। तो ये जो रेंज है ये विजिबल रेंज है। इसके नीचे मतलब अल्ट्रा वायलेट रेंज में जो वायलेट से ज़्यादा एनर्जी रखता है या वायलेट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रखता है या फिर कहें वायलेट से कम वेवलेंथ रखता है, इस तरह का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसे अल्ट्रा वायलेट वेव कहा जाता है, जो कि ऑब्वियसली नीचे की तरफ यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, जो हम देख नहीं पाते हैं। और रेड के ऊपर मतलब रेड से ज़्यादा वेवलेंथ वाला या कम फ्रीक्वेंसी वाला कहें या कम एनर्जी वाला लाइट जो है उसे इंफ्रारेड कहा जाता है। वो ऊपर की तरफ होता है, वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो भी हम देख नहीं पाते हैं। अब यहां पर देखें, ये जो सुंदर सा पैटर्न आपको दिख रहा है, कलरफुल पैटर्न आपको दिख रहा है, इसे कहा जाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। यहां पर देखें कलर में एक कंटिन्यूटी आपको दिखेगा, कहीं पर आप बाउंड्री नहीं दे सकते हैं कि यहां से एक दूसरा कलर शुरू हुआ है। आपको एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखेगा, कंटिन्यूअस कलर शिफ्ट दिखेगा। इसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अगर प्योर व्हाइट लाइट हो उसे अगर हम प्रिज्म से पार करें तो हमें इस तरह का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखता है। लेकिन सूरज से आता हुआ जो लाइट है उसे अगर हम प्रिज्म से पार करें तो हमें यहाँ पर इस तरह के कुछ लाइंस दिखते हैं, डार्क लाइंस दिखते हैं। इन लाइंस को कहा जाता है स्पेक्ट्रल लाइंस। ये इसलिए होता है क्योंकि किसी भी स्टार के अंदर जो हाइड्रोजन एटम होता है वो हाइड्रोजन एटम उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जा सकता है, जिसके लिए उसको कुछ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। वो कुछ खास एनर्जी का रिक्वायरमेंट रखता है, जिसके कारण वो कुछ खास फ्रीक्वेंसी के फोटॉन को ही, मतलब लाइट को अगर क्वांटम मैकेनिक्स के सेंस में देखें तो वो कहता है कि लाइट एनर्जी पैकेट्स में आता है, वो फोटॉन के सेंस में वहां पर लाइट को देखा जाता है, एनर्जी पैकेट के सेंस में। तो कुछ खास एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ खास फ्रीक्वेंसी के फोटॉन की ज़रूरत होती है, जिसे कि वो एब्जॉर्ब कर लेता है वो इलेक्ट्रॉन और वो हायर ऑर्बिट में चला जाता है। तो जिन खास एनर्जी लेवल का फोटॉन को वो एब्जॉर्ब करता है उसी के साथ एसोसिएटेड जो लाइट फोटॉन्स है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो यहाँ पर गायब हो गया क्योंकि हाइड्रोजन एटम उसे एब्जॉर्ब कर लिया, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो उसे एब्जॉर्ब कर लिया है। इसीलिए आपको यहाँ पर डार्क लाइंस दिख रहा है, इसीलिए स्पेक्ट्रल लाइंस बनता है। लेकिन दूर के किसी तारे से आते हुए लाइट का अगर इस तरह का स्पेक्ट्रल लाइंस को देखा जाए तो वो थोड़ा शिफ्टेड मिलता है, रेड की तरफ वो शिफ्टेड मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब हमें डॉपलर इफेक्ट में दिखेगा कि ऐसा एग्जैक्टली क्यों होता है। उससे पहले एक चीज देखें, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान ले यहाँ पर कुछ बच्चे आपके पास आए, आपने उन सबको कंचे दिए, किसी को एक कंचा दिया आपने, किसी को 2 कंचे दिए, किसी को 3 दिया। इस तरह से आपने अलग अलग बच्चों को अलग अलग संख्या में कंचे दिए और उनको रेस्पेक्टिव जगह पे आपने इस तरह से वहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से लिखा हुआ है और रेस्पेक्टिव बच्चे को रेस्पेक्टिव जगह पे आपने वहां पर प्लेस किया। आपने किसी बच्चे को 4 कंचे नहीं दिए, तो यहां पर एक गैप दिख रहा है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेक्ट्रल लाइन को। यहां पर एक गैप है। अब हम एक छोटा सा विंडो से कुछ ही बच्चों को देखेंगे।
बाकी हमें दिख नहीं रहा, यहां भी हमें दिख नहीं रहा, सपोज ये इंफ्रारेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी हमें दिख नहीं रहा, ये अल्ट्रावायलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप क्या करते हैं, हर एक बच्चे से आप एक एक कंचा ले लेते हैं, तो इससे क्या होगा, अगर रेस्पेक्टिव पोजीशन में इसे जाना है, हर एक को जाना है, तो क्या होगा कि यहां पर आपको एक शिफ्ट दिखेगा इस तरह से। पुराना सिचुएशन जो कि ऐसा था और अभी का सिचुएशन जो कि ऐसा है, इसमें आपको एक शिफ्ट दिखेगा। किसमें शिफ्ट दिखेगा, इस गैप में शिफ्ट दिखेगा। तो यही चीज यहां पर स्पेक्ट्रल लाइन के केस में भी होता है। जो दूर के गैलेक्सीज और स्टार्स है वो हमसे दूर जा रहे हैं, तो वो जो दूर जा रहा, जिसके कारण कि उससे निकला हुआ लाइट का वेवलेंथ बढ़ जाता है। अभी हम देखेंगे कुछ ही देर में डॉपलर इफेक्ट में ये देखेंगे, तो उसका वेवलेंथ जो है ये बढ़ जाता है। हर एक फोटॉन का, या फिर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सेंस में देखें तो वो जो वेव निकल रहा है वहां से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसका वेवलेंथ हर एक का, हर एक तरह के, हर एक कलर के लाइट का वेवलेंथ वो इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण आपको शिफ्ट दिखता है स्पेक्ट्रल लाइंस में। अगर आप आसमान में किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में अगर आप पॉइंट करके किसी भी गैलेक्सी या स्टार को देखें तो आपको वहां पर रेड शिफ्ट नजर आएगा। हर एक ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स का हर एक गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रहा है। अगर आप ग्रांड पिक्चर देखें तो, अगर आप बहुत ही छोटा पिक्चर देखें, बहुत क्लोज गैलेक्सीज को देखें, तो वो एक दूसरे के करीब आ रहा है। छोटा पिक्चर न देखें, ग्रांड पिक्चर देखें, जैसे कि एंड्रोमेडा हमारा सबसे करीबी जो गैलेक्सी है वो हमारे तरफ आ रहा है। वो लोकल ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण वो ऐसा हो रहा है, लेकिन ग्रांड पिक्चर अगर देखें, पूरे यूनिवर्स के सेंस में अगर देखें, तो हर जगह पे हमें रेड शिफ्ट नजर आता है। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आप एक छोटा सा एग्जाम्पल आप खुद घर में कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन। आप एक गुब्बारा लें, उस गुब्बारे में बहुत जगह पे आप इस तरह का पॉइंट बना दें, इस तरह का पॉइंट, इस तरह से आप डॉट बना दें, फिर गुब्बारा को फुलाइए। इसमें आपको दिखेगा कि ये डॉट्स जो है एक दूसरे से दूर जा रहा है। एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं यहां पर एनिमेशन के साथ। यहां पर दो आइडेंटिकल स्फीयर्स है, एक स्फीयर को हम बढ़ाएंगे इस तरह से। हमने स्फीयर को जैसे ही बढ़ाया, ये जो गैप था जो कि इस केस में थोड़ा कम था, ये गैप देखे अभी इंक्रीज कर गया। ये गुब्बारा फूलने से भी ऐसा ही आपको दिखेगा। चूंकि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, इसीलिए यूनिवर्स का हर एक पॉइंट एक दूसरे से दूर जा रहा है। हाँ, बशर्ते वो दो बड़े बड़े मैसिव बॉडीज बहुत करीब ना हो। बहुत करीब होने से क्या है कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण वो एक दूसरे के करीब आता है। वो लोकल फिनोमेनॉन है, वो ग्रांड पिक्चर अगर देखें तो उसमें ऐसा नहीं दिखता। हर ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे से दूर जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पॉइंट्स जितना दूर होगा, डॉट्स जितना दूर होगा, उतना तेजी से वो एक दूसरे से दूर जाएगा। मतलब बहुत दूर के गैलेक्सीज हमसे बड़े तेजी से दूर जा रहा है। तो इसके कारण होता है डॉपलर इफेक्ट। जब दो बॉडीज, ऑब्जर्वर और वो जिसे ऑब्जर्व कर रहा है, इन दोनों के बीच एक रिलेटिव वेलोसिटी रहता है, तो उस समय हमें डॉपलर इफेक्ट देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं वो एग्जैक्टली होता क्या है। इसके लिए एक छोटा सा यहां पर पहले तो एक एग्जांपल देख ले कि किसी भी तरह का वेव हो, वो जिस मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, उस मीडियम पे डिपेंड करता है उस वेव का स्पीड कितना होगा। यहां पर आप देखिए, ये जो बोट है, ये बोट जो इस पानी में जो वेव बन रहा है, उसका जो नेचुरल स्पीड है, उस स्पीड से इस बोट का स्पीड ज्यादा है। इसीलिए देखिए, इस वेव को, इन वेव्स को काटते हुए बोट आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगर बोट का स्पीड भी वेव के स्पीड के साथ एड अप हो जाता तो कभी भी बोट के पीछे हमें वेव नहीं दिखता, बोट के आगे ही हमेशा वेव दिखता। पर ऐसा नहीं हो रहा। ये बोट वेव को काटते हुए आगे बढ़ रहा, मतलब बोट का अपना जो वेलोसिटी है वो वेव के वेलोसिटी में किसी भी तरह का इफेक्ट डाल नहीं पाता है। वेव का अपना वेलोसिटी होगा, वो उस मीडियम पे डिपेंड करेगा। और अगर आप लाइट को देखें तो लाइट का वेव थ्योरी कहता है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उस फील्ड में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन, जो कि वेव की तरह होता है, वो जो ऑसिलेशन है उसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होता है। तो वो जो वेव है उसका स्पीड एंटायरली डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे।
तो इसका मतलब अगर हम कुछ ऑसिलेटिंग बॉडीज जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट कर रहा है, चार्ज अगर ऑसिलेट करे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करता है, कुछ ऑसिलेटिंग बॉडीज के कारण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट हो रहा उसका हम जो लेंथ है वो लेंथ देखेंगे, फिर उससे हम समझ जाएंगे कि वेव लेंथ क्यों बढ़ता और घटता है जब ऑब्जर्व्ड बॉडी ऑब्जर्वर से दूर जाता है या करीब आता है। मान ले ये जो पहला ऑसिलेटिंग बॉडी ये ऑसिलेट करेगा, ये जो पहला बॉडी है अभी ऑसिलेट करेगा और वेव क्रिएट करेगा, इसे ऑब्जर्व करेगा, ये है ऑब्जर्वर। अब देखिए ये ऑसिलेट कर रहा, ऑसिलेट करने के कारण एक वेव क्रिएट हो रहा इस तरह से, ऐसे अब एक वेवलेंथ पूरा हो गया। तो यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम इस वेव का वेवलेंथ कहते हैं और इसे लैम्डा से हम डिनोट करते हैं। अब दूसरा जो ऑसिलेटिंग बॉडी है जिसके लिए ये ऑब्जर्वर होगा, मान ले वही ऑसिलेटिंग बॉडी है, ऑब्जर्वर भी वही है, लेकिन अब ऑसिलेटिंग बॉडी जो है मोशन में होगा। अब की बार जो ऑसिलेटिंग बॉडी है ये इस ऑब्जर्वर के करीब जाएगा, इस तरह से ऑब्जर्वर के करीब ये जा रहा ऑसिलेटिंग बॉडी और ये वेव क्रिएट कर रहा है। तो अब की बार देखें जो वेव बनेगा, बिकॉज द स्पीड ऑफ वेव ये डिपेंड नहीं करेगा इस बॉडी के, और जो सोर्स है, सोर्स के मोशन पे डिपेंड नहीं करेगा, उसका अपना ही स्पीड होगा जिस स्पीड से वो आगे बढ़ेगा। इसीलिए जितने समय में यहां पर वेव यहां से यहां तक पहुंचा, इस केस में भी जो कि यहां से शुरू हुआ था वेव, यहां से यहां तक उतने ही समय में पहुंचा, लेकिन उतने ही समय में जो ऑसिलेटिंग बॉडी है जो कि सोर्स है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो यहां से यहां तक पहुंच गया है। इसीलिए जो शुरुआत है वेव का वो तो यहां तक पहुंच गया, लेकिन अंत जो है यहां पर ना होके एंड यहां पर हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑसिलेटिंग बॉडी खुद आगे बढ़ रहा है। अब की बार देखिए ये जो वेवलेंथ है इसे λ1 नाम ले देते हैं, ये वेवलेंथ इससे छोटा हो गया क्योंकि जो सोर्स है, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आगे बढ़ रहा, तो वेवलेंथ कम हो गया। अब की बार थर्ड केस में ये ऑब्जर्वर है, मान ले वही ऑब्जर्वर है, वही ऑसिलेटिंग बॉडी है, लेकिन अब ये बॉडी जो है ये दूर जाएगा। अब की बार देखिए ये ऑसिलेटिंग बॉडी जो है ये ऑब्जर्वर से दूर जाएगा, जिसके कारण ऑब्वियसली यहां पर आप कॉमन सेंस लगाएं, अब तो आपको दिख ही रहा है कि वेवलेंथ जो है ये वेवलेंथ बढ़ गया। तो ये जो है ये डॉपलर इफेक्ट है कि अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाए तो उससे निकला हुआ लाइट का वेवलेंथ जो है ये स्ट्रेच्ड हो जाता है। और हमने थोड़ी देर पहले देखा कि रेड लाइट के लिए वेवलेंथ ज्यादा होता है, ब्लू के लिए, वायलेट के लिए वेवलेंथ छोटा होता है। इसीलिए जब दूर के कोई गैलेक्सी होता है वो जब हमसे दूर जाता है तो हमें क्या दिखता है कि उससे निकला हुआ लाइट का वेवलेंथ बढ़ जाता है, मतलब वो जो ओवरऑल स्पेक्ट्रम का शिफ्ट है वो रेड की तरफ होता है, स्पेक्ट्रल लाइन रेड की तरफ शिफ्ट कर जाता है। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। मान लेते हैं ये एक सर्टेन वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट कर रहा है जिसका कि वेवलेंथ लैम्डा है और जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू है। अगर ये मूव करेगा, अगर ऑब्जर्वर से दूर जाएगा और रेडियल लाइन में दूर जाएगा, मतलब एग्जैक्टली उससे दूर जाएगा, जिस लाइन ऑफ साइट में ये है, उसी लाइन ऑफ साइट में अगर ये इससे दूर जाता है और इसके कारण क्या होगा, इसके कारण इसका वेवलेंथ जो है ये इंक्रीज कर जाएगा। ऑब्वियसली वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगा, क्योंकि एक ऑब्जर्वर के लिए लाइट का स्पीड कांस्टेंट होता है और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगा। अब की बार हम मानते हैं कि ये जो गैलेक्सी है ये v वेलोसिटी से ऑब्जर्वर से रेडियल डायरेक्शन में दूर जा रहा है। तो जो चेंज इन वेवलेंथ होता है विद रेस्पेक्ट टू द ट्रू वेवलेंथ, इसका जो रेशियो है ये बराबर होता है v डिवाइडेड बाई c के। यहां पर c जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है। वैसे मैं आपको बता दूं ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला नॉन रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला है। इन रियलिटी ये v अगर बहुत छोटा होगा c से तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं।
अगर लाइट के स्पीड के कंपैरेटिव स्पीड हुआ इसका, तो फिर यहाँ पर हमें स्पेशल रिलेटिविटी का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। वहाँ पर हम रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट अप्लाई करते हैं। तो उसका वीडियो अवेलेबल है। वैसे वो तो आप अपने बीएससीज में जाकर पढ़ेंगे, बीएससी बीटेक में जाकर पढ़ेंगे, तो उसका वीडियो भी अवेलेबल है। अगर आपको उसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, अगर फ्रीक्वेंसी के चेंज को आप ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के साथ कंपेयर करें, उसके रेशियो पता करें, तो फॉर्मूला वैसा ही निकल के आता है, लेकिन यहां पर एक नेगेटिव साइन रहता है। ये फॉर्मूला भी तभी हम अप्लाई कर सकते हैं जब VC से बहुत बहुत छोटा हुआ। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर ये जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से कि अगर ये गैलेक्सी ऑब्जर्वर से दूर जाएगा, उस समय हमें इस वेलोसिटी को पॉजिटिव कंसीडर करना है। अगर ये इस तरफ जाते हुए ऑब्जर्वर के तरफ अगर मूव करेगा तो हमें वेलोसिटी को नेगेटिव कंसीडर करना है, तब जाके हमें फॉर्मूला इस फॉर्म में दिखेगा। अगर हम इसका उल्टा कंसीडर करते हैं, अगर वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में नेगेटिव कंसीडर करें, तो यहां पर एक नेगेटिव साइन आएगा और ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये बॉडी रेडियल डायरेक्शन में मूव ना करे, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर रेडियल डायरेक्शन में मूव ना करे बल्कि एक रैंडम डायरेक्शन में मूव करे, तो फिर हम कैसे ये जो डॉपलर इफेक्ट वाला फॉर्मूला है हम कैसे अप्लाई करेंगे। इस केस में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वर के साथ जो सोर्स है उस सोर्स को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट पे हम स्प्लिट कर लेंगे इस तरह से, एक तो रेडियल डायरेक्शन में और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो ये जो रेडियल डायरेक्शन वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट है यही डिसाइड करेगा कि जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में जो चेंज हो रहा है वो कितना होगा। अब की बार फॉर्मूला कुछ इस तरह का होगा, v के जगह v रेडियल आ जाएगा, मतलब रेडियल कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी, और इस फॉर्मूला में भी v के जगह v रेडियल आ जाएगा और कुछ चेंज नहीं होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि यह फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब v c के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो। अगर v c के कंपैरेटिव हो तो फिर हमें स्पेशल रिलेटिविटी अप्लाई करना होता है और रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट अप्लाई करना होता है। अब अगले वीडियो में हम इन्हीं फॉर्मूलाज को हम डेराइव करने वाले हैं। उस वीडियो का लिंक आपको यहीं पर स्क्रीन पे मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।